कैसे हो? बढ़िया। शुरू करें? तो कल तक हमने विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु जो योजनाएं चलाई गई गवर्नमेंट की, उस पर हमने बात शुरू कर ली है। और बालिका शिक्षा के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं सुचारू रूप से चल रही है, इनको हमने शुरू कर लिया है। और उसके बाद में हमने बालिका शिक्षा फाउंडेशन पे बात करी थी कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्या है, इसमें पैसे कहाँ से आते हैं और इस फाउंडेशन के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार की योजनाएं चलाई जा रही है, इस पर हमने कल बात शुरू कर दी थी और 4-5 पुरस्कार पढ़ लिए थे, है ना? कितने कर लिए? 5 कर लिए। आज हम बात करेंगे इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड पर। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जैसे जब वर्तमान सरकार है, इससे पहले की जो सरकार थी उसने इसका नाम बदल के पद्माक्षी किया था। फिर जैसे ही सरकार वापस बदली तो इसका नाम वापस इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड किया। तो ये योजना यूं भी चर्चा में रही है अपने नाम के कारण। तो कभी पद्माक्षी योजना हुई तो कभी इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना हुई। प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी का नाम था, बचपन में प्रियदर्शिनी कहते थे, उस पे नाम पड़ा हुआ है। चर्चा का एक कारण ये भी है कि व्यावसायिक शिक्षा को इसमें शामिल किया गया, चर्चा का एक कारण ये भी है। ठीक है, तो चर्चा के कई कारण हैं और ये गार्गी पुरस्कार जो हमने कल पढ़ा था वो और इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड, ये दो अक्सर चर्चा में रहते हैं। ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड में से एक है। तो गार्गी पुरस्कार से प्रश्न अगर चूक जाता है ना परीक्षक के लिए, तो वो बहुत संभावना रहती है कि वो इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड से सवाल पूछें। तो थोड़ा सा इसको ठीक से हमें देखना है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं इसमें। ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें सभी को पुरस्कार नहीं दिया जाता, जैसे कि हमने गार्गी में देखा था। गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, दोनों ही पात्र है। अब बच्ची भली सरकारी विद्यालय में पढ़ रही हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हो, किसी भी कैटेगरी की हो, इसमें मतलब 8 कैटेगरी तय कर ली गई है। 8 कैटेगरी तय करी, पीछे छूटा कुछ भी नहीं। 8 कैटेगरी मतलब इसमें SC ST OBC है ना, BPL, अनाथ, सॉरी निःशक्त जन, सब कैटेगरी ले ली गई है। अब इनकी जो जो जिला स्तर पे टॉपर होगी, 8वीं क्लास की, 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की, इन टॉपर्स को इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड दिया जाता है। 8वीं की अलग राशि है, 10वीं की अलग राशि है और 12वीं की अलग राशि है। 12वीं वालों को तो अब स्कूटी भी साथ में दी जाती है। ठीक है, तो हर जिले से 8 स्टूडेंट लिए जाएंगे, 10th के 8 लिए जाएंगे, 12th के 8 स्टूडेंट लिए जाएंगे 8वीं कक्षा से। तो 24 बच्चियां आएगी हर जिले से और 33 जिले हैं, तो आप काउंट कर लो, इतने पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। हाँ, केवल लड़कियां, इंदिरा प्रियदर्शिनी। लड़कों को तो मैंने कल बताया था ना, लड़कों को केवल शाबाशी है देने के लिए। ठीक है, कि उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत भी नहीं है। सरकार तो खुद ये कहती है कि आप स्किल डेवलपमेंट करके खुद अपना जॉब जुगाड़ देख लो, ज़्यादा पढ़ के आगे भीड़ मत करो। अभी बीच में एक स्टेटमेंट आया था कि किसान का बच्चा अगर पढ़ना शुरू करेगा तो ये तो गलत है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ऐसे स्टेटमेंट बीच बीच में आते हैं। तो आप अगर ऐसे पढ़ लिख के आगे आओगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनेगा ना कि रोजगार देना पड़ेगा। तो आपको प्रोत्साहन देने की जरूरत है ही नहीं। गवर्नमेंट तो चाहती है कि आप लोग है वो अपना कुछ जुगाड़ देख लो रोजगार का, ITI कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर लो, और सरकारी नौकरी की बजाय आप लोग अपना प्राइवेट देख लो। और आपको लगता है कि मेरे में क्वालिटी है
तो गवर्नमेंट नौकरी का भी आप देख सकते हो। इसके लिए आप अगर चाहो कि मान सरकार पहिया देन में आगे तैयारी कराओ, उसके लिए आपके मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू करी गई है। अब इस युवा संबल में भी आपको 4 घंटे ड्यूटी कहीं कहीं दे के आनी पड़ेगी, फिर वहाँ प्रमाण पत्र आएगा, उसको अपलोड करोगे तब जाके आपके वो भत्ता मिलेगा। कर लिया ना, ये सिस्टम भी कर लिया। पहले ये नहीं था, फिर योजना का नाम बदल के उसमें इंटर्नशिप को अनिवार्य कर दिया गया और फ्लैगशिप योजना बना दी गई उसको। तो अब सरकार का ये है कि अगर बालकों को कुछ करना है तो फिर उसको काम धंधा करोगे तो ही 2 रुपए मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात। प्रियदर्शिनी अवार्ड में 12th की बच्ची को 1 लाख रुपए देते हैं, बेड़ी स्कूटी। हमें स्कूटी की रेट भी कम है, कौन 68,000 हमारे सामने लागे मेरे हिसाब से। देखो मैंने तो स्कूटी की रेट पूछी नहीं किसी को। 12th की बच्ची को भी 75,000 के आसपास पैसे हैं, सॉरी 10th की बच्ची को। तो पैसे खूब दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड में एक शर्त और डाल दी गई कि जिला स्तर की टॉपर तो आप होनी ही चाहिए लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि ऐसा कोई जिला है जहां टॉपर खुद के 60% ना हो। ऐसा भी कोई जिला हो जहां टॉपर के 60% ना हो तो उस जिले में किसी को नहीं मिलेगा। मतलब उस कैटेगरी को, तो रेस्पेक्टिव कैटेगरी को छोड़ देना पड़ेगा। तो टॉपर होने के साथ साथ में उसकी न्यूनतम 60% अंक आने जरूरी है। अब देखो मान लो कई बार क्या होता है, जैसे टॉपर खुद 60% नहीं है, ऐसी कैटेगरी भी बहुत है, तो फिर वो पुरस्कार किसी को नहीं मिलेगा। तो 60% तो जरूरी है और फिर टॉप होना जरूरी है। दोनों शर्तें साथ में लागू है। अब बच्ची चाहे गवर्नमेंट स्कूल की हो चाहे वो आपके प्राइवेट स्कूल की हो। ये है इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड की खास बात। अब परीक्षा में जब भी प्रश्न बनते हैं तो आप एक चीज दिमाग में रखना, आजकल का मैं अगर ट्रेंड बताऊं ना तो प्रश्न ऐसा नहीं बनता कि इस योजना की तारीख क्या है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। कथन आते हैं 3-4, एक कथन उसमें से हो सकता है कि तारीख वगैरह पूछ ले। अगर कोई पर्टिकुलर नई योजना है ना तो उसकी तारीख ध्यान में रखो। 2020 से पहले की योजनाओं की किसी की भी तारीख दिमाग में नहीं रखनी आपको। लेकिन अभिनव योजनाएं जितनी भी आई है, ये भी आपके कोर्स में हम ये भी पढ़ेंगे, तो उन नई नई योजनाएं जितनी भी है ना उनकी आपको डेट याद रखने की उम्मीद एक एक्सपेक्टेशंस रहती है उनकी। लेकिन जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं उनका सत्र याद हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा। इसको इतना जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। बट ये बात है कि आप इनकी पात्रता जरूर देखो। प्रश्न जब पूछा जाता है ना तो बहुत ज्यादा संभावना ये रहती है कि 4 विकल्प में से 2 या 3 विकल्प ऐसे होते हैं पात्रता से संबंधित, ठीक है ना। क्योंकि आप जब चयनित होकर विद्यालय में जाओगे ना तो आपको सबसे पहली चीज देखी जाती पात्रता। बाकी आपको कोई मतलब नहीं है विद्यालय में कि योजना किस वर्ष से शुरू हुई है। आप पीओ साहब को फोन करके पूछोगे ना तो वो भी कहेगा कि भाई देखो कब शुरू हुई है तो नहीं पता, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी क्या है ये मैं बता सकता हूं। तो आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि योजनाएं बहुत ज्यादा हो जाएगी लास्ट में। तो अगर 2021 के बाद की कोई योजना है तो तारीख भी ध्यान रखना। 20-21 में तो कोई योजना जनरली क्या आई नहीं थी, इतनी पुरानी योजना चल रही वही चल रही थी। और 21-22 की जो योजनाएं है ना इनकी डेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लेटेस्ट है तो डेट पूछ लेते हैं। बाकी का वित्त वर्ष पूछते नहीं है, कभी मैंने वो वित्त वर्ष भी पूछते हुए नहीं देखा, फिर भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहता तो ठीक है, ठीक है। और एक सोशल मीडिया पे एक ऐसा पेज घूम रहा है राजस्थान सरकार की बालिका शिक्षा की योजनाएं, है ना, ऐसी कुछ विद्यार्थियों से संबंधित योजनाएं, उसके अंदर 50 गलतियां हैं, पढ़ना मत उसको। वो मेरे पास भी घूमता सोशल मीडिया में, आपके पास आया ना, सबके पास आया है। तो वो कहीं गलती से आप याद मत कर लेना क्योंकि उसमें जितने भी आंकड़े हैं उसमें पात्रताएं हैं वो क्या ना समय समय पर सरकार बदलती है।
तो उसमें कई सारी कमियां हैं, ठीक है। तो ऐसे कमियां वाले अगर आप पढ़ोगे तो कोई गलत चीज़ दिमाग में बैठ गई ना, तो परीक्षा में वो बार बार आगे आएगी। सही चीज़ तो याद होती नहीं है, अरे एक गलत बात बता दी तो ऐसी याद है उस टाइम अपन आइंस्टीन बन जाते हैं। गलत तथ्य अक्सर दिमाग में घुस जाता और ऐसा ढंग से घुसता है कि वो फिर बाहर भी नहीं निकलता। इसलिए ऐसे फॉरवर्डेड सोशल मीडिया की मैसेजेस की बजाय गवर्नमेंट का खुद का ऑर्डर चेक कर लो आप। जैसे मैं आज अभी एक पुत्री दो पुत्री योजना एक आती है अपने राजस्थान सरकार में, है ना, उसको मैं देख रहा था तो मैं हर जगह अलग अलग चीज़ें आ रही थी, तो मैंने इसका खुद का ऑर्डर ही डाउनलोड कर लिया। अब इससे बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि अब इसमें जो भी बात लिखी है ना, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसा कोई कंफ्यूजन बनता है ना आपको, कि लगता है कि योजना में कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप सिर्फ एक सामान्य सा काम करो, उसकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर डाउनलोड कर लो, बस 2-5 मिनट लगते हैं, उसमें आपको सटीक जानकारी मिलती है। अभी मैं देख रहा था ट्रांसफर बाउचर योजना, वो भी मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो उसमें हर जगह कुछ अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी, तो मैंने उसके दिशा निर्देश डाउनलोड किए, तो मुझे उसमें इतनी नई बातें मिली जो किसी भी वेबसाइट में मुझे नहीं मिली। उसमें ये तक लिखा है कि शहरी क्षेत्र की बालिकाओं को भी इसका फायदा दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र की तो खैर है ही है। उसमें यह भी लिखा है कि 1ली से 8वीं तक की बालिकाओं को भी फायदा दिया गया है। उसमें यह भी लिखा है कि कौन तय करेगा, एसडीएमसी की इसमें क्या भूमिका रहेगी, पैसा कैसे जाएगा, मतलब पूरी प्रक्रिया दिशा निर्देश में होती है। और जब परीक्षक प्रश्न करता है तो गवर्नमेंट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ये लोग कभी ऐसे नहीं देखते कि फलानी गाइड मार्केट में आई है, उसको लेके और उसके 4 विकल्प बना दो, ऐसा नहीं होता है। जब एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति पेपर बनाएगा, आप सोचिए कि इंटेलेक्चुअलिटी के लेवल में हम सबसे नीचे के पायदान पे आते हैं। जब हम लोग अगर इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति पेपर बना रहा है उसको तो 5% ही बनाने, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके बनाते हैं, तो वो कब गाइड देखेगा? वो सीधा सा यहाँ आएगा और इससे दिशा निर्देश से एक छोटी सी बात निकाल दी, तो फिर हम कहेंगे कि पेपर बहुत हार्ड आ गया। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ को पढ़ा नहीं, इसलिए अपने लिए बहुत कठिन हो गया। तो जब भी ऐसा कहीं कन्फ्यूजन मिलता है तो आप भाई, आप ऐसा तो है नहीं कि गूगल वगैरह देखते नहीं। ऑलमोस्ट 80-90% स्टूडेंट्स है जो मोबाइल पे माथापोड़ी करते रहते हैं। तो जब वहाँ माथापोड़ी करनी है तो थोड़े से ढंग से कर लो, थोड़ा सा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। देखो आपकी सोच है ना, हमारा काम क्या होता है, ज्ञान कंटेंट देने के साथ साथ में हमारा प्रयास ये भी होता है कि थोड़ा सा आपको दिमाग से विकसित करें, ताकि प्रश्न अगर आउटर भी निकले ना तो भी आप उसको करने की स्थिति में रहें। मैं नहीं चाहता कि आपको एक दायरे में बांध के रखूं, कि बस ये जरूर कहता हूं कि परीक्षा तक आप इतना ही पढ़ लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपको कहूं कि हमेशा आप इस कॉपियों के भरोसे रहो। आप अपनी अप्रोच को और डेवलप कीजिए, बट ये बात जरूर कहता हूं कि कम से कम उससे पहले हमने जो लिखा है ना, इसको ढंग से याद कर लो। फिर आपको लगता है कि अब इससे कुछ भी मुझे ऐसा पॉइंट रहा ही नहीं जो याद नहीं है, फिर डेफिनेटली आप आगे बढ़िए और नए स्रोत और चेक कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले कभी कोई भर्ती का फॉर्म भरते हैं, न्यूनतम योग्यता पहले आती है, इतने तो होने ही चाहिए कि 40% चाहिए, मतलब इससे कम तो हम फॉर्म नहीं भरने देंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो कंटेंट हम अपन लिख रहे हैं ना मिलके, ये न्यूनतम है, ये आपका काम बना देगा। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा भी चीज़ें हैं, बट ये है कि फिर आपको इतना करने के बाद अगर आप देख सकते हो तो भले ही देखो। लेकिन इसमें से चयन के लिए ये भी पर्याप्त है। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि कभी भी दायरों में हमें ख़त्म नहीं होना है। ऑर्डर भी देखा करो, चीज़ें और भी देखा करो, तो थोड़ा सा माइंड डेवलप हो जाता है ना, तो एक साथ कई नौकरियां लगती है। बस इसकी मैच्योरिटी चाहिए थोड़ी सी, और मैच्योरिटी आने के बाद आपको ये भी पता चल जाता है कि इसमें चीज़ छोड़नी कौन सी और पढ़नी कौन सी है। अब इस आदेश पूरे में मैं आपको 5 लाइनें लगा दूं ना, 2 पढ़ लो, बाकी पूरा आदेश छोड़ दो, सीधा सब क्लियर हो जाता है कि आपको पता चल जाएगा ये बात भी कि इस आदेश में क्या बात है महत्वपूर्ण है। भाई दुनिया भर में इतनी सारी सामग्री, आप सारी तो याद कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात है, पॉसिबल ही नहीं है।
लेकिन ये है कि एक एक समझदार विद्यार्थी होता है ना, उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे हमें अपना एनर्जी लगानी है। अगर फालतू अगर कंटेंट में ये एनर्जी लगाओगे ना, तो वो आपको बड़ा फायदा नहीं दे पाती है। और अक्सर हम स्टूडेंट ये गलती करते हैं, इसलिए मैं इस बात को कक्षा में कई बार जोर दे के कहता हूँ कि गति से दिशा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है दिशा। आप तेज गति से पढ़ाई कर रहे हो लेकिन गलत दिशा में कर रहे हो ना, तो भले कितनी गति से कर लो, मंजिल कभी नहीं आती। दिशा अगर ठीक है ना, तो अगर पढ़ाई कम भी होती है तो भी व्यक्ति देर सवेर पहुंच जाता है वहां पे। और यहां गति दिशा का मतलब ये होता है कि आप फालतू के कंटेंट में उलझो नहीं। जैसे अब आपके मुगल साम्राज्य कोर्स में है, या पृथ्वी के स्थल रूप कोर्स में, इस पृथ्वी के स्थल रूप लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ, इस पे मैं आपके आराम से 40 से 50 क्लासेस लेता हूं। ठीक है, उसमें अप्रदनात्मक आकृतियां, निक्षिप्णात्मक आकृतियां, प्रथम श्रेणी की आकृतियां, द्वितीय श्रेणी की आकृतियां और तृतीय श्रेणी की आकृतियां। 30 क्लासेस पिछली रीट में मैंने ली भी थी, L2 में, जब कोर्स में था, बाद में हटा दिया था। अब आप सोचिए कि उससे सवाल आएंगे 1 या 2। वहां पे मेरा ये 40 क्लासेस लेना समय खराब करने से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। यहां मेरा ये प्रयास रहना चाहिए कि 10वीं 12वीं तक की किताबों में वो पाठ जितना लिखा हुआ ना, उसको समझा दो आपको बस। यही पाठ जब ज्योग्राफी नेट का स्टूडेंट पढ़ेगा ना, तो वहां पे उसके 20 प्रश्न आते हैं। वो 40 से भी ज्यादा कहेगा सर 50 लेक्चर ले लो, लेकिन ये पाठ तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि 20 की 20 हो, वहां वेटेज ज्यादा हो गया उसका। इसलिए कह रहा हूं कि दिशा ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप उस पाठ को लेके बैठ गए, 3 महीने वो एक पाठ होगा, सवाल आना लास्ट में एक। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा सीमाओं का ध्यान रखना। और हम हर बार कहते हैं, मैं बात को शुरू करूं उससे पहले, कि अगर हम हमारा सिलेबस सामान्य रूप से भी 1-2 बार पढ़ लेते हैं ना, और थोड़ा सा समझदारी का काम करते हैं, तो चयन बड़ा आराम से होता है। हम पहली गलती ये करते हैं कि सिलेबस, आप किसी एग्जाम में फेल हुए हो, आप ईमानदारी से मंथन करके सोचना, क्या उस परीक्षा का सिलेबस आपने ठीक से 2-3 बार पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तब आपके दिमाग में यही बात आएगी कि नहीं पढ़ा। अगर आप असफल हुए हैं ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमने उस पाठ्यक्रम को ही नहीं पढ़ा। तो हम किस बेस पे दावा कर रहे हैं कि नहीं, मैं तो पास हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ। अब दुनिया से झूठ बोल सकते हो, बाकी किसी को कह सकते हो कि नहीं मैंने खूब तैयारी की थी, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। ये आपको अंदर से सब पता होता है, ये बात है, बस हम बताते नहीं हैं। क्योंकि ऐसा बता दिया तो फिर अपना वो रेपो नहीं रहेगी ना, कि बेचारा सिंपैथी, बेचारा पढ़ के फेल हो गया। तो पढ़ के फेल होते नहीं है। अब एक पाठ लेके 6 महीना से 15-15 घंटा पढ़ लो, अब पढ़ के फेल ही होगा, सीधी सी बात है। और सवाल वहां से तो 2 आने हैं। ठीक है, अब आप इंदिरा प्रियदर्शनी योजना में सबसे पहले परिचय लिखो, जैसा कि हम पहले से चले आ रहे हैं। वर्ष 2010-11 के सत्र में ये हमारा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का है, हाँ? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये इसीलिए ये राजस्थान शिक्षा विभाग की वेबसाइट पे इस प्रकार की पोस्ट हुई थी। ठीक है, और ये इसलिए किया गया था कि गार्गी में और इसमें क्या शामिल किया था, व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया गया। ये अपने आप में एक नई बात थी। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये ट्वीट की थी, तो संभावना बनती है कि ऐसा प्रश्न आ जाए यहाँ से। अब इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड की अगर अपन बात करें, तो आपको ये ध्यान रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, फिर भी दिमाग में रखना, इसका आरंभ 2010-11 के शिक्षा सत्र में हुआ था। ठीक है, इसका आरंभ 2010-11 के शिक्षा सत्र में हुआ था। ठीक है, पूरी योजना में सबसे कमजोर बिंदु यही है याद रखने का, क्योंकि इतना काम का नहीं होता। अब सबसे मजबूत बिंदु पे आई पात्रता के ऊपर कि पात्र कौन है।
ठीक है, पात्रता, परिचय हो गया। अब पात्रता लिखेंगे और देखो पात्रता में सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना। अच्छा, इसमें परिचय में एक बात ये भी लिख लो कि 2017-18 में इसका नाम पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया गया था। पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया गया था। पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया गया था। पुनः 2019-20 में इसका नाम परिवर्तित कर, पुनः 2019-20 में 19-20 में इसका नाम पुनः परिवर्तित कर इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार किया गया। ठीक है, तो पिछली सरकार में जब सवाल आता था ना तो पद्माक्षी नाम से आता था, अब वापस इसका नाम सैम कर दिया गया है। ठीक है, कर दिया गया है। ये इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, पात्रता लिखोगे आप। हाँ, पात्रता में देखो मैं एक बार फिर बता देता हूं, फिर लिखते हैं इसमें। पहली बात, राजस्थान का मूल निवासी बच्चे होने जरूरी है। और ऑलमोस्ट जितनी भी योजनाएं हैं, योजनाओं का फायदा तभी मिलता है जब उस स्टेट की मूल निवासी हो। ठीक है, उसका बोनोफाइड उस राज्य का होना चाहिए, जिले का फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी अलवर का बच्चा वार्ड में बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गुजरात की कोई फैमिली है, बाड़मेर में या राजस्थान के किसी जिले में नौकरी कर रही है और उसकी बच्ची अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कहीं पढ़ रही है तो उसको फायदा नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मूल निवास कहाँ का है। आप फॉर्म भरते हो ना कभी भी छात्रवृत्ति वगैरह का, तो आपसे बोनोफाइड मांगते हैं, आपसे मूल निवास प्रमाण पत्र इसीलिए मांगा जाता है कि आप ये सिद्ध करो कि आप इसी राज्य के निवासी हैं। दूसरे राज्य के नागरिक को हम फायदा नहीं देंगे। योजना अगर केंद्र सरकार की होती ना तो फिर मूल निवास की बाध्यता खत्म हो जाती, फिर तब भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे राज्य की कोई लड़की वहां क्यों देंगे? वो वहां कहेंगे कि हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पढ़े हुए होने चाहिए। हम आगे दूसरा बिंदु भी यही लिखेंगे कि एक तो हमारे राज्य की होनी चाहिए, दूसरा ये लिखेंगे कि आरबीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो। ऐसा मध्य प्रदेश में लिखेगा कि एमबीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में, तो वो तो पढ़ी आरबीएससी में, तो वो वहां बाहर हो जाएगी। अब ऐसे तो क्या यहां की कोई बच्ची तमिलनाडु में पढ़ रही है, वो यहां आके पुरस्कार नहीं ले पाए क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड की है। उनका परसेंटेज सिस्टम, हमारा परसेंटेज सिस्टम अलग है। उनकी मार्किंग प्रणाली ने हमारी मार्किंग प्रणाली अलग है। यहां देखो एक कॉमन चीजें हैं, जैसे 10th है तो पूरे राजस्थान का आरबीएससी का पैटर्न सेम है, 12th है तो उसका पैटर्न सेम है। 650 की परीक्षा सभी की होती है, तमिलनाडु में 950 की, 1000 की होती है। वहां मार्किंग कैसे की जा रही है? इसलिए बोर्ड एक ही होना चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर कल क्लेम हो जाएगा कि वो उस बोर्ड में तो उदार मार्किंग होती है, वहाँ सेशनल नंबर जाते हैं, वहाँ असाइनमेंट के नंबर होते हैं, वहाँ वो होते हैं, वहाँ तो सीधी पूरी परीक्षा देनी पड़े। तो इस प्रकार क्या होता है कि एक ही बोर्ड एक ही स्टेट, ऐसे होता है इसमें, है ना। लिखें, जिले की मूल निवासी नहीं होती। देखो हाँ, वो हाँ, वो जहाँ से पढ़ी वहाँ का मिलेगा। देखो जिस विद्यालय में वो पढ़ रही है ना, तो उस जो विद्यालय जिस जिले का है, तो उनको क्या पता है कि ये बाड़मेर के गांव की है। उसमें तो ये होगा कि विद्यालय लिस्ट भेजता है, वो मार्कशीट अपलोड करते नीचे आता है और विद्यालय का नाम, तो विद्यालय जिस जिले में होगा उस जिले की वो प्रथम जो भी बालिका होगी उसको इनाम मिलेगा। बाकी जिला महत्वपूर्ण नहीं है, राज्य महत्वपूर्ण है। हाँ, पहली पात्रता लिखिए कि लाभार्थी राजस्थान की मूल निवासी होना जरूरी है।
ठीक है, राज्य की मूल निवासी होना जरूरी है। और दूसरी बात लिखना, आरबीएससी द्वारा, या थान फुल फॉर्म लिखने में आनंद आवे तो लिख लो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान, पूरा नाम लिख लो। ठीक है, आरबीएससी तो थाने याद ही था, मैंने रीट का पेपर आरबीएससी ने करवाया है ना। और अभी आपका अध्यापक का पेपर होगा वो आरबीएससी से कोई मतलब नहीं है, वो राजस्थान मिनिस्ट्रियल सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। आप लोग क्या बोलते हो, राजस्थान बोर्ड नहीं, अधीनस्थ बोर्ड। है ना, पूरा नाम RMSSB SSSB है, DSSSB है एक दिल्ली में, वैसे उसकी तर्ज पे बनाया था इसको। आरबीएससी द्वारा आयोजित 8वीं 10वीं व 12वीं 8वीं 10वीं व 12वीं कक्षा 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान, 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रत्येक जिले की 8 श्रेणियों की बालिकाओं को, 8 श्रेणियां मैं लिखवा रहा हूं है ना, 8 श्रेणियों की बालिकाओं को या बालिकाएं लाभार्थी होगी। ठीक है, जिला लिखा है ना बीच में कहीं पे, कहीं नहीं लिखा, लिख लिया, हाँ ठीक है। 8 श्रेणियां कौन कौन सी होगी उसमें लिख लो। सीधा मैं शॉर्ट में इंग्लिश के नाम ही बोल रहा हूँ, जैसे ओबीसी एसटी है ना, हाँ पहले लिखो SC ST OBC सामान्य, कैटेगरी तो थाने याद ही है, SC ST OBC जनरल वो सामान्य एक ही है, BPL MBC, पहले वो SBC होता था, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, अब वो स्पेशल बैकवर्ड क्लास का कोटा खत्म हुआ था, उसको MBC बना दिया, मोस्ट बैकवर्ड क्लास। अल्पसंख्यक कितने हो गए, 7 हो गए। निशक्तजन, दिव्यांग EWS की श्रेणी अभी तक तय की नहीं, अब जनरल में रखेंगे उसको, आर्थिक स्थिति, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं और उसको अपडेट एक बार चेक करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत लेटेस्ट देखा है, इसमें EWS का कहीं जिक्र था नहीं, मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी, क्या बता EWS नई कैटेगरी डाल दी गई हो। ठीक है, तो मैं एक बार और देखूंगा इसमें, क्या पता नए नंबर की कैटेगरी आ गई, लेकिन अभी तक आई नहीं है। ठीक है, हाँ, तो 8 श्रेणियों की बालिकाएं लाभार्थी होगी। ठीक है, अब आप बताओ एक जिले में कितनी स्टूडेंट अधिकतम होगी भाई, 3 क्लासें हैं, 8वीं 10वीं और 12वीं। ठीक है, तो 3 कैटेगरी है और हर कैटेगरी से कितनी बालिकाएं होगी, 8 गुना 3 कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अच्छा, अगर किसी 2 बालिकाएं बराबर नंबर ला रही है, दोनों को मिलेगा? हाँ, दोनों को नहीं मिलेगा। अगर मान लो 2 बच्चियां हैं जिसकी बराबर टॉप में आ रही है, आध ऐसी स्थिति में उनके गणित और विज्ञान अंग्रेजी के मार्क्स की तुलना करेंगे, उसमें कौन होशियार है, वो भी बराबर होगा तो फिर जन्म तिथि देखेंगे, वो ही बराबर हुआ तो कोई जवाब है कौन? हाँ, ऐसा केस अभी तक आया नहीं है। हाँ, जुड़वा कैडी बैजो को, जुड़वा बच्चियां 2 होगी, बट इसमें तो जुड़वा वाला नियम नहीं है ना, इसमें तो टॉपर लाना है, टॉपर जुड़वा तो कैसे हो सकती है, टॉपर और जुड़वा हो और नंबर भी सेम हो, ये कोई रीजनिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं हम।
तो एक को दे देंगे, उसके पिताजी से पूछ लेंगे किसको देना है बता दे। है ना, ऐसा नहीं होता, ऐसी स्थिति नहीं बनती। ठीक है, हाँ देखो गणित विज्ञान उसके नंबर भी तो बराबर नहीं होते ना, ऐसे थोड़ी होता है भाई। इसमें यूँ है कि साइंस मैथ के नंबर, ट्वेल्थ में इंग्लिश के नंबर, भाषा के नंबर देखते हैं, तो वो नंबर भी समान नहीं हो सकते। ऐसा अगर दुर्योग संयोग बनता तो कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे हम कि अब इस स्थिति में क्या करना है, या तो दोनों में छोड़ दो या दोनों में बांट दो, क्योंकि एक ही घर में तो पैसे जाने हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति अभी तक बनी नहीं, कोष्टक में लिख लो। हाँ, हो गया ये, इन 8 श्रेणियों की बच्चियों को दिया जाएगा। और बस शर्त इस बात की है कि न्यूनतम 60% होने जरूरी है, भले टॉपर हो। ऐसा नहीं हो किसी राज्य में। हाँ तीनों वर्ग सारे, वो मैं लिखवा रहा हूँ आगे, वर्ग सारे हैं, तो टॉपर जो भी होगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, हाँ आगे लिखो उसमें 2 योग्यताएं लिख ली ना, हाँ तीसरी योग्यता लिखो, या चौथी है तो चौथी लिख लो जो भी। हाँ लिख लीजिए, संबंधित कक्षा में न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य है। 60% अंक अनिवार्य है। ठीक है, 60% अंक अनिवार्य है। और एक अनिवार्यता और भी है कि बच्ची जो है अगली क्लास में नियमित रूप से अध्ययनरत होनी भी जरूरी है। यानी कि भाई 10th में टॉप कर गई और 11th में स्कूल छोड़ दी या प्राइवेट हो गई तो पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए अगले सत्र में पिछले सत्र के पुरस्कार दिए जाते हैं, अगले सत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे अभी 22 का सत्र चल रहा है तो 21 के पुरस्कार अब दिए जाएंगे, उसका रेगुलर सर्टिफिकेट मांगेंगे। अब 12वीं की कई बच्ची हमारे पास आती हैं कि सर वो फर्स्ट ईयर का हमारा नियमित एडमिशन का कार्ड वगैरह कुछ दो। क्यों? क्योंकि हमारे को नाम लेना है। ये क्या नियमित होने का प्रमाण पत्र है। ठीक है, आगे लिखिए, चौथा बिंदु लिखिए कि आगामी कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत होना जरूरी। नियमित रूप से अध्ययनरत होना जरूरी। ठीक है, नियमित रूप से अध्ययनरत होना जरूरी। ठीक है, हाँ अब ये बात हो गई यहाँ पे। और अब लिखिए पुरस्कार क्या मिलेगा। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। सरकार पैसे दे रही है ना तो पूछेगी। आज अखबार में आया था, चीफ सेक्रेटरी ने उधर कहा सभी कलेक्टर्स को ऑर्डर दिए कि फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं में जागरूकता बढ़ाओ। मैं मन मजाने में थे एड़ी मस्त जागरूकता बढ़ाई होने 20 लाख बच्चा धारे फ्लैगशिप योजनाओं याद कर रहा है। और इस सिलेबस के आने से पहले 20 लाख में से 1 लाख बच्चों को भी पता नहीं था कि फ्लैगशिप जैसी कुछ योजनाएं चल रही है। और हमें तो फ्लैगशिप है क्या या संविधान के किस अनुच्छेद में कितनी है, ऑर्डर के ऑर्डर बाहर निकल रहे हैं, वेबसाइट कभी इतनी विजिट नहीं की गई जो अब की जा रही है सारी की सारी। इससे बढ़िया तो जागरूकता कुछ हो ही नहीं सकती। किसी चीज़ की जागरूकता डालनी है ना तो परीक्षा के सिलेबस में डाल दो। बच्चा बता दे कित कमी है कित खूबी है योजना में बता दे। हाँ पुरस्कार लिखिए। अच्छा पुरस्कार दिया कब जाएगा? इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पे 19 तारीख को नवंबर को लिखो। पुरस्कार लिखिए। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत निम्न राशि प्रदान की जाती है। पद्माक्षी
कब किया गया? हाँ वो तो मैं उस समय बीत गयो, छोड़ दो मैं वो समय गया, बीत गई सो बात गई। हाँ आपके चक्कर में मैं भी अभी याद कर रहा हूँ इसको परसों तक मुझे भी पता नहीं था कि 19 नवंबर को पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, काल ही पढ़ियो आज रट्यो और सामर बता दियो कल भूल जाऊंगा। अब मारे जरूरत कौन, अब परीक्षा में भुनाना है आपको। अब हम थे याद कर सो 19 नवंबर 19 नवंबर 19 नवंबर मैं फ्री हूं अब, आज अब से 10 मिनट बाद मैं फ्री हूं। 19 नवंबर कालू की योजना है वो भूल चुकी हूं मैं। थे मन पूछ लियो नो कि यार होने तो है वो मेरे काम की चीज नहीं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना ये तो ठीक है कि आप लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे से पढ़ना है तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि हमारे साइड गलत फहमी क्यों पढ़ हो, कोई ख्वाहिश है कौन, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हमारा सिलेबस ज़्यादा है कौन। ठीक है, अब लिखो लास्ट बात, पुरस्कार कितना मिलेगा। आप ऐसे करना, ऐसे लिखना 8वीं क्लास 10वीं क्लास और 12वीं क्लास। 8वीं की बच्ची को देंगे 40,000 रुपये, 10वीं की बच्ची को देंगे 75,000 रुपये और 12वीं की बच्ची को 1,00,000 रुपये प्लस स्कूटी। हाँ बढ़िया राशि थे, घनी देता तो लाख रुपया वह कम थोड़ी वह। हाँ हाँ सभी को, सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित बोर्ड में जो भी टॉप किया है, सामान्यतः ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे ले जाते हैं। हैं स्कूटी दी जाएगी, अब स्कूटी के दिशा निर्देश अलग है। हाँ है, हाँ स्कूटी 12th में, 10th तक नहीं है। अब कह रहे हैं कि स्कूटी 10th में भी चल रहा, अभी तक है नहीं। लिख लिया, ज्यादा नहीं हो चुनो, 1,00,000 रुपया 75,000 40,000 प्लस स्कूटी लास्ट में बस। हाँ 8वीं में, हाँ देखो हमारा एक ग्रेडिंग सिस्टम को परसेंटेज में बदलने की भी एक तालिका है, जिसमें यह देखा जाता है कि किस ग्रेड का किस परसेंटेज क्या होगा, उसके बेस पे पात्र माना जाता है। ये सब कुछ पीओ के द्वारा तय होता है। ठीक है, फॉर्म भरते हैं तब वो सारी चीज़ें अपने आप चली जाती है। आप उसका फॉर्म भरोगे ना, उसका नेट वगैरह का, तो वहाँ पे अपने आप वो ग्रेड परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फार्मूलेज हैं पूरे। ठीक है, बस ये मत तो एक आखिरी में याद रखना कौन फालतू रो, ये इंदिरा प्रियदर्शनी होगी पूरी ठीक है, हमें लिखो मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना, तो लिख लिया हमारी बेटी योजना, आपकी तो लिख लिया मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। और फोटो सही मिलियो कौन मन तो, और यही फोटो मिला मेरे को आप भी रह जाएंगे हैरान, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पैसे आए ही नहीं अभी तक। ठीक है, अब ये योजनाओं की क्या वास्तविक स्थिति यही है। थे तो खाली ये फोटो में सिर्फ यही चीज लिखना, हमारी बेटी योजना, बस नीचे की हेडिंग नहीं लिखनी हमारे को। ठीक है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना हेडिंग दे दी, बस छोड़ो। अब इस योजना में ये योजना है 10th क्लास के लिए, 10वीं क्लास की 4 बच्चियों को दिया जाएगा। ठीक है, 4 स्टूडेंट। अब उसमें आपके 2 स्टूडेंट होगी सामान्य की, सामान्य मतलब उसमें टॉप 2 लड़कियां, वो आपके SC ST की भी हो सकती है, वो जनरल OBC की भी हो सकती है, किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, ओपन कैटेगरी है 2 तो। और एक होगी आपके, ये कहां से आया, एक कौन होगी ध्यान कौन, अनाथ। ठीक है, और एक बालिका है वो होगी आपके BPL कैटेगरी की, जो BPL की टॉपर है वो कैटेगरी। एक बालिका, जैसे मान लो कि पूरे जिले में 200 बालिकाएं थी अनाथ बालिकाएं, तो 200 में से जो फर्स्ट आएगी ना उसको इनाम मिलेगा।
ऐसे मान लो कि पूरे जिले में 100 दिव्यांग बालिकाएं बैठी हैं, उन 100 में से जो टॉप आएगी वो इसमें शामिल हो जाएगी, भले उसके परसेंटेज कितना ही हो। और 2 होगी आपके अनारक्षित, खुली, उसमें कोई भी आ सकता है, जनरल आ सकता है, SC ST जो भी टॉप करेगी 2 बच्चियां, उसमें कैटेगरी की कोई बाध्यता नहीं है। इन 4 लड़कियों को जिले स्तर पर ये पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके तहत ये कहा गया है कि अगर, अच्छा ये 10th की है ना, ध्यान रखना, 10th क्लास की बालिकाओं के लिए। अब इसमें कहा गया कि अगर वो 11th 12th के अंदर वोकेशनल एजुकेशन हासिल करती है नियमित रूप से, यहाँ कोई प्रशिक्षण प्राप्त करती है ITI वगैरह का, तो इस स्थिति में उसको 15,000 रुपये तो एक मुश्त दिए जाएंगे प्रति वर्ष। और अगर कहीं कोचिंग वगैरह करती है तो 1 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, लेकिन उसको कोचिंग की रसीद देनी पड़ेगी। जिस हॉस्टल में रही है उस हॉस्टल की रिसिप्ट देनी पड़ेगी, उसका पुनर्भरण सरकार करेगी 1 लाख रुपए तक का। तो इसकी अधिकतम राशि हो जाएगी 1,15,000। 15,000 तो दिए जाएंगे, और लाख रुपए तभी मिलेंगे जब वो किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ी हो, या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ी हो, या फिर हॉस्टल में रही हो। उनकी रसीद आएगी ना, तो रसीदों की पुनर्भरण करेगी सरकार, लाख रुपए तक, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर फिर वो कॉलेज में घुसती है 12वीं के बाद, फिर आपके स्नातक तक, स्नातकोत्तर तक, MA तक, उसको 25,000 रुपये उसको मिलेंगे एक मुश्त, और 2 लाख रुपए तक का कोचिंग फैसिलिटीज़, हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह, उसका अगर वो फ़ायदा लेती है तो मिलेगा, नहीं लेती है तो 25,000 में आगू करना पड़े। ठीक है, ज़्यादा योजना तो ठीक है, बट टॉप 4 में लड़कियां आएगी उसी को मिलेगा। ठीक है, 2 जिले की 2 टॉप लड़कियां और 2 लड़कियां आपके कैटेगरी की, रेस्पेक्टिव कैटेगरी की। लिखिए परिचय। वर्ष 2015-16 में वर्ष 2015-16 में इस योजना का आरंभ किया गया। इस योजना का आरंभ किया गया। अब पात्रता लिखिए। माध्यमिक शिक्षा RBSC द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की कुल 4 बालिकाओं को जिन्होंने जिला स्तर पर स्थान प्राप्त किया है, मैं लिखवा रहा हूं स्थान का, जिला स्तर पर स्थान प्राप्त किया है, वो इस योजना की पात्र होगी। ठीक है, वो इस योजना की पात्र होगी। अब हमने लिखा प्रत्येक जिले की 4 बालिकाएं, तो 4 बालिकाओं में से देखो, एक तो होगी फर्स्ट स्थान पे आने वाली, एक बालिका होगी आपके सेकंड स्थान पर आने वाली, ये तो होगी 2 टॉप श्रेणियां। तीसरी बालिका होगी आपके जो अनाथ कैटेगरी में टॉप पे हैं वो, और चौथी जो कैटेगरी होगी आपके जो BPL में टॉप पे हैं वो। ठीक है, इन 4 बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, 4 बच्चियों को पुरस्कार दिया जाएगा। तो लिख लो कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, अनाथ में प्रथम और BPL में प्रथम। जिला स्तर पर प्रथम स्थान 1
द्वितीय स्थान 2, बीपीएल में प्रथम स्थान 3 और अनाथ में प्रथम स्थान 4। ठीक है, अनाथ में प्रथम स्थान, तो कुल 4 हो गई। एक बीपीएल की बच्ची आ जाएगी। हमें और मत कहा कि सर अगर बीपीएल की बच्ची पहले रैंक पे आ जाती है तो हाँ, अगर ऐसी स्थिति बनती है, वो कोई भी एक बच्ची एक योजना का ही फायदा ले सकती है। अब अगर बीपीएल की यहां आती है तो फिर 3 बच्चियां होगी, क्योंकि एक बच्ची को 2 पुरस्कार नहीं मिलेंगे। हाँ, ध्यान रखना। या नहीं ये ले और अंदर प्रियदर्शिनी में एक इनाम ले और एक हम बड़े को से घने हारे पड़े हों, गार्गिन आर्गिन घने पड़े हों, जो सबसे अधिकतम राशि वाला पुरस्कार उसको मिल जाएगा। ठीक है, वो फॉर्म भरवाते हैं ना हम लोग, ऐसे इसका छात्रवृत्तियों का फायदा होगा, तो पूछते हैं कि किसी अन्यत्र में भरा हुआ नहीं है, तो कि नहीं है। आपने जैसे स्कूटी का फायदा ले लिया तो ट्रांसपोर्ट वाउचर, साइकिल का फायदा ले लिया ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से बाहर। इसमें देखो यूं है, जैसे जिला स्तर पर 2 टॉप लड़कियां होगी ना, जो भी होगी, वो किसी भी कैटेगरी की हो सकती है। 2 लड़कियां तो वो हो गई, पीछे कितनी बच्ची और लेनी है? एक अनाथ ली जाएगी, एक बीपीएल से ली जाएगी। अब इनका चयन कैसे होगा? जो अनाथ में टॉप है वो, और बीपीएल में भी जो टॉप है वो भले किसी भी कैटेगरी की हो। इस प्रकार 4 बच्चियों को इस योजना का लाभार्थी माना गया है हर जिले में। ठीक है, पात्रता हो गई क्लियर? 10वीं में होना चाहिए और इस प्रकार की चीज होनी चाहिए। हाँ, अब लिखिए पुरस्कार क्या मिलेगा इसका। देखो, हम कई सारी चीजें छोड़ रहे हैं जो रिलेवेंट नहीं है। जो रेलेवेंट नहीं है वो सारी फालतू बातें हम हटा रहे हैं। हम उसमें मैन निचोड़ी निकाल के लिख रहे हैं, तो आप अब इसमें से कुछ ना छोड़ें। क्या हम लोगों की आदत होती है और मोस्ट निकालने की। फिर क्या है कि आप अगर और मोस्ट निकालोगे तो कई मेन बातें छोड़ दोगे। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोचिंग के नोट्स से फिर अपने नोट्स अलग और बनाते हैं। कई बनाते हैं, टाइम है नहीं तो बना लेते हैं। फिर उसमें कुछ चीजें छोड़ देते, बस 4 याद कर लो, या छोड़ दो। फिर होता क्या, लास्ट में वही चीजें याद रहती जो लास्ट नोट्स बनाए थे, वो पुरानी वाली बातें भूल जाते हो। तो इसको ऑलरेडी शॉर्ट करना था, तय कर लिया गया है। पुरस्कार में लिखना पहला बिंदु, 11वीं व 12वीं कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा अथवा प्रशिक्षण हेतु हेतु 1,15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता, 1,15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता, 1,15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता। ठीक है, अब इसमें देखो बड़ा क्लियर मामला है। 15,000 रुपए तो एक मुश्त ही दे देंगे, लाख रुपए तभी मिलेंगे कब? जब आप किसी हॉस्टल में रहे हो, कहीं पर कोचिंग करी हो, तो उसकी रिसिप्ट आप दोगे कि भाई देखो मेरे हॉस्टल के रहने के 12 महीने के 48,000 रुपये हो गए, 20,000 का कोचिंग किया, ये 70,000 रुपये मेरे खर्च हुए। वो 70,000 का बिल जमा होते सरकार उनके खाते में भेजती है, सीधा पुनर्भरण बोलते हैं इसको। ये रुपए कैंडिडेट को नहीं मिलेंगे, कैंडिडेट जहां कहीं रहा है उनको ये फायदा दिया जाता है। ठीक है, 15,000 रुपये उसको मिल जाएंगे। ठीक मजाक है वहां से टावर कौन घरे भेजा है। अब इसमें फर्जी बढ़ा बहुत, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अब तो ऐसे तो भारत का सिस्टम बड़ा मामला बड़ा भयंकर चल रहा है। मैं पोते खोलने शुरू कर दूं ना तो अनंत सीमा तक घपले होते हैं। अब गांव में ही चले जाओ, कह रहे टोंको आवे, किया में जावे, कौन ले जावे, कई मजूर आवे, वाह रे वाह
देखो ये दोनों तरफा मामला है। लाभार्थी भी भ्रष्ट होता है, वही कहता है कि मैं आऊंगा नहीं, मन्नता दे दिया, मैं घर बनाऊंगा नहीं, फोटो ले जाओ रहा, मना दे दिया 10,000 थारा। ये करता, हरकतें कौन करता? शुरुआत यहां से होती है, फिर आदतें पड़ जाती, फिर सिस्टम का हिस्सा बन जाता है वो। तो अब हम ये करेंगे कि भाई फर्जी रसीद निकाल दी, उनका 10% थारा, 90% मारा, तो 10-90 थारा मारा यूँ कर तो फैल हो है, लास्ट में कोई 90,000 में जीवन चले कौन? सीधी सी बात है। और ऐसी गलत आदत लग गई ना, तो फिर सरकारी सहायता का फायदा गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, मेरा मानना है। गलत रुपया जो है ना, वो बहुत बुरी तरह से ब्याज सहित वापस जाता है। एक्सीडेंट के रूप में जाता है, या बीमारी के रूप में जाता है, या कोई नयो गबीड़ लागे के ऐसे गलत फायदे नहीं लेने चाहिए। लेकिन असली बात यही है। ये तो 11वीं-12वीं की बात थी। अब पुरस्कार वो लिखा 15,000 एक मुश्त मिलेंगे, नीचे लिखो, और 1 लाख रुपए एक वित्तीय सहायता मिलेगी, उसमें नीचे लिखो इसमें से लैपटॉप वाली योजना बंद कर दी है। बच्चे ने बहुत सही लिखा है, सर राजीव गांधी लैपटॉप वितरण योजना एकमात्र लड़कों की योजना थी, वो बंद कर दी गई है, उसमें फंड नहीं है या क्या मामला है? एक योजना थी वो, निकाली इसने, बंद कर दिया, वो बंद कर दी है उसमें। हाँ, बाकी तो आर्मी में बेचारे बच्चे भर्ती हो रखे थे, उनको लिया नहीं अंदर, सीधा बाहर कर दिया अग्निवीर योजना के तहत। हम अग्निवीर योजना के विरोधी थोड़ी ना है, लेकिन विरोध इस बात का करते हैं जो बच्चे फिजिकली फिट थे, मेडिकली फिट थे, परीक्षा की बेचारे 1 साल से तैयारी कर रहे थे, उनको बाहर कर दिया। ये तो लैपटॉप है, चलो क्या 1 साल बच्चे ने इंतजार किया, नहीं मिला तो नहीं मिला, वो लैपटॉप ना वैसे की करे। किताब हम पढ़ना, लैपटॉप का काम में क्या है बच्चों को, यही सोचा है मुख्यमंत्री जी ने। हाँ, और लैपटॉप भी कोई ठीक ठाक नहीं था, उसकी स्थिति इतनी खराब थी, मतलब वो हर 5 मिनट बाद हैंग होता है। मेरे छोटे भाई को मिला था वो लैपटॉप, मेरे पास अब HP का है, खोलते ही सरकार का पहला फोटो आता है। है ना, तो वो कोई ठीक ठाक योजना नहीं थी, फालतू पैसे की बर्बादी थी। 12,000 रुपये उस लैपटॉप की रेट है, और टेंडर नोटिस के तहत सरकार ने लगभग 45-45 हजार में लैपटॉप खरीदे थे। अब आप समझ लो लाल भाई क्या क्यों, हम हूँ कहीं नहीं हूँ, सरकार वो आदमी हूँ। लिखो 15,000, इसमें से 15,000 रुपये एक मुश्त प्रदान किए जाएंगे, एक मुश्त यानी एक किस्तों, एक मुश्त प्रदान किए जाएंगे, तथा 15,000 रुपये एक मुश्त प्रदान किए जाएंगे, तथा 1 लाख रुपए तक की राशि, 1 लाख तक की राशि तभी दी जाएगी जब, 1 लाख तक की राशि तभी दी जाएगी जब लाभार्थी किसी संस्था में सशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करें, सशुल्क, फ्री मनी, सशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करें, अथवा छात्रावास में रहें, छात्रावास में रहें, और उसकी रसीद दिखाने पर ठीक है, उसकी रसीद दिखाने पर वो 1 लाख रुपए तक की सहायता की जा सकती है। नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, और ये तो था अगर 11वीं-12वीं तक अध्ययन होता है तो। अगर वो स्नातकोत्तर तक का अध्ययन करें
तो 25,000 रुपये एक मुश्त और 2 लाख रुपए की अधिकतम पुनर्भरण राशि होगी। ठीक है। हाँ, दूसरा बिंदु इसी में पुरस्कार में, अगर लाभार्थी स्नातकोत्तर तक की, स्नातकोत्तर का मतलब होता है एमए, बीए एमए तक की शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करें तो उसे 25,000 एक मुश्त तथा 2 लाख अधिकतम पुनर्भरण राशि दी जाएगी। 2 लाख पुनर्भरण राशि दी जाएगी, प्रतिवर्ष नहीं, पूरी। प्रतिवर्ष 2 लाख तो घना हुआ पाओ। महीने रे 16,000 रुपया कौन दे रहन करने रहा। साइकिल योजना आती है ना अपने, वो ट्रांसफर बाउचर योजना, उसमें दिन के 20 रुपए देते हैं। दिन रा 20 रुपया दे, यदि साल में 180 दिन इस वे स्कूल जाने रहा, 180 दिन रहा कितना 3600 रुपये हो गए, इतनी देते हैं साल भर में। हाँ, थोड़ा लागे कि थोड़ा 16,000 महीने रे दे सरकार के लिए थे, हॉस्टल में मरियो आराम कोचिंग करो मजे में, कोई दिक्कत कौन। ठीक है, तो ये यहाँ योजना पूरी हो गई, बस इतना ध्यान रखना इसका। अब तीसरी, ट्रांसफर बाउचर थोड़ी लेट आएगी। अब लिखी एक और योजना। अब एक सरकार की योजना और भी चल रही है, आपको शायद पता ही नहीं होगा, विदेशों में स्नातक करने की योजना। फॉरेन में अगर आपको पढ़ाई करनी है 3 साल की, तो आपको वहां सुविधा मिलेगी, साल के 25 लाख रुपए की सुविधा दी जाएगी। ये उसी को मिलेगा जो बोर्ड की रैंक में, मेरिट लिस्ट में राज्य स्तर पर जो टॉप लड़कियां आएगी, 3 लड़कियों को दिया जाएगा। तो थानों की दे जो बताओ। आप क्यों उम्मीद क्यों रखते हो सरकार? आप देनदार हो, फीस बीजी देनी हो करनी हो, आप लेनदार नहीं है, आपको में कुछ नहीं मिलेगा। हैं? हाँ लिखो, विदेशों में, हेडिंग का नाम ही लिखवा रहा हूं, विदेशों में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। विदेशों में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। थाने योजना और फायदो भी को मिलो, मार से मैं टॉपिक को आया किया फायदो मिले गए। साइकिल तो साइकिल है दे, वो तो ठीक है। साइकिल वाला ठीक है, फायदा ले लिया होगा। गार्गी का मिला, गार्गी वाला ठीक है, हमें तो होता तो को 90 कर दिया। फिर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि हम कोरोना काल में 90 करेंगे, फिर वापस 75 कर देंगे। है तो मानो 90 राखण दो। अब इसकी विशेषता कुछ यूं है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की जो मेरिट आएगी, उसमें टॉप 3 लड़कियों को आगे विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी, साल के 25 लाख रुपए 3 साल तक, अगर वो विदेश में पढ़ने जाती है तो। हाँ, प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए। अगर उसमें रसीद वगैरह जमा करवानी पड़ेगी, यहाँ नहीं थे ये अफगानिस्तान में जाओ, नेपाल जाओ, रहा गया मैं विदेश में आया रहा, नेपाल की फीस तो 500 रुपया ही है। नहीं, वो विदेशों में पढ़ाई के लिए तो वो तो आपकी काबिलियत होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की तो काबिलियत आपकी होगी। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो, आप नेपाल के महाविद्यालय में भी जा सकते हो, श्रीलंका ही जा सको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी है। आप जहां भी एडमिशन लोगे ना, तो उसकी फीस के अकॉर्डिंग और जो आएगा उसमें हिसाब से अधिकतम 25 लाख है।
अधिकतम 25,000 इसलिए कि आप कहीं इंग्लैंड विंग्लैंड के कोई बढ़िया होड होड मन कोई ढंगरी स्कूल में गया कहते कॉलेज में वो खर्च थोड़ा हलो है, तो वहां तक का सोच के इन्होंने ये काम किया है। हमारे सामने ये फायदो आज तक के लियो है कौन, लिस्ट ढूंढी मन मिलियो कौन गई थी, विदेश में कौन भेजे, क्योंकि उसमें किराया भाड़ा शामिल नहीं है। अपनी क्षमता किरायो भाड़ो देने रही है कौन इंग्लैंड रही, तो भाई लाख रुपया एक बार आने जाने का मानो आप, ठीक है। अब 3 साल में कम से कम 20 बार तो आना जाना होगा ही होगा, साल में अगर 5 बार करें ना तो 15 बार, 15 लाख रुपए की हम लाऊं भाई। ये करते अपने गांव में स्कूल पढ़ी है सीनियर सेकेंडरी, 1 रुपये को लागे नहीं, बड़े को नई योजना में पैया और मिल है, ठीक है, साइकिल अलग लिखो विदेशों से आरंभ, इसका आरंभ 2010 में किया गया, इसका आरंभ 2010 से 11 में किया गया। हाँ, अब इसमें लिखिए पात्रता। पात्रता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की मेरिट में कॉलेज, मैंने आपको 1-2 दिन पहले बात बताई थी, याद हो तो, कि यूरोप वगैरह में इन कंट्रीज में कॉलेज 11वीं से शुरू हो जाते हैं, भारत में 12वीं के बाद, क्योंकि 58 है कि कॉलेज में आने लायक है 12वीं बाद हो है किसमें 10वीं के बाद स्नातक शुरू हो जाता है इनका, तो यूरोप वगैरह में, मैं तो पढ़े आई हो यूरोप में ठीक है भैया, बालिका होता तो मिल जाता भगवान ने मुझे बालक बना दिया, इसलिए मुझे 1 रुपया नहीं, बाकी हमारे तो परसेंटेज गुण 85 था सरकार तो योजना और फायदा दूर, सरकार तो एक बार योजना लाती थी 50 से कम है उसको बाहर निकालो, तो वो तो बाहर हो तो बच गयो, बाकी हमारे तो 11वीं क्लास में मैंने एडमिशन ही को दिया गए थे। हाई स्कूल वालों ने मुझे ऐसे बाहर किया, 49 मैथ्स लेनी है क्या, हमारा रिजल्ट खराब करेगा, मार्कशीट पाची ले, हमारा रामसर गयो रामसर में अपना एडमिशन करो, हाँ वो हमें ओढ़ पेल को ओढ़ता, पहले वो कहता थाप ठोकी बाहर काट देता आरबीएससी द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की मेरिट में स्थान पाने वाली प्रथम 3 बालिकाओं को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वो पात्रता पुरस्कार में बेड़ा जाहिर हो, बेड़ा लिख लो है, हाँ हेतु, अब क्या फ्लो में चल रहा हूं और फिर फ्लो टूट जाता है। हेतु 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए, अधिकतम 3 वर्ष तक अधिकतम 3 वर्ष तक 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। विदेशों में अगर भ्रष्टाचार हो तो है तो मैं ये हम फोन करे एडमिशन दिला दिया एक पचे उनको थे ले लिया था सब काट दिया, बाकी मोर खाते में भेज दिया पर फॉरेन में ऐसा होता नहीं है ना, वहाँ कहते हैं कि भाई आपको आना पड़ेगा, नहीं तो ना पे बीएड में एसटी सिम की करो एसटी सिम नहीं करी आप लोगों ने, ईमानदारी में गया था कॉलेज, क्या कूट बोलो हरा हरो रात रे रोने देख लो के एसटीसी वाला जावे ठाकुन भी डाला, तुम्हारे को फोन आवे कि मारे से बात करो कॉलेज वाला की वो
वो मार वो दे ही कौन मानो डायरी को देन। आप लोग गए तो अच्छी बात है। डाइट वगैरह में तो जाना पड़ता है, बाकी तो गया हो तो अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात है। अब ये फायदा तभी मिलेगा जब आप विद्यालय जाओगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा ना। ये जितनी भी योजनाएं थी ये थी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की, इतनी योजनाएं थी। कितनी हो गई? 7 हो गई, 8 भी। अब लिखी 9 9 9वीं का ही लिखा ही भाई। हाँ हाँ। अब आप क्या लिखोगे? बालिका शिक्षा से संबंधित अन्य योजनाएं। अब ये बालिका फाउंडेशन की नहीं है, ये राजस्थान सरकार की अन्य योजनाएं जो शिक्षा विभाग खुद के द्वारा संचालित हो रही है। ठीक है, बालिका शिक्षा हेतु अन्य योजनाएं, अन्य योजनाएं। इसमें लिखिए पहला साइकिल वितरण योजना। साइकिल वितरण योजना, फोटो पोजो पहुंचाई करे बस भेजे आगे सरकार नो के मैं साइकिल बांट दी आज। साइकिल वितरण योजना, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स। साइकिल सरकार आप भेजा करें, कोई भी हो सके, एटलस हो सके, कोई भी हो सके, हीरो की साइकिल हो सकती है। हाँ। फिर साइकिल उसी कंपनी से टेंडर देते हैं जिस कंपनी में अच्छी साइकिल हो। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2013 के आसपास साइकिल वितरित नहीं की थी, तो उसके लिए क्या हुआ? 25 रुपए दिए प्रति साइकिल। 13 में 25 रुपए प्रति साइकिल बच्चों को दिए गए, जो भी बालिकाएं योग्य थी। मतलब सरकार एक साइकिल की रेट मान रही थी 2013 में 25 रुपए। तो अब आप सोचिए कि इस समय अब सरकार मान रही है एक साइकिल की रेट 6,000 रुपए लगभग, क्योंकि 13 का वैल्यू और आज की वैल्यू में रात दिन का फर्क आ गया है। तो अब सरकार क्या करती है कि भाई पैसे भेजने की बजाय एक कंपनी को ऑर्डर दे देती है बड़े बड़े साइकिलों को, फिर उस कंपनी से थोक में साइकिलें उठाती है। ठीक है, फिर जो बजट आता है उस हिसाब से इनके बीच में आपस में फिर वो साइकिल वाला भैया दे दें, साइकिलों दे ले, केरो केरो घर बन जावे बढ़िया फर्स्ट क्लास। साइकिल वितरण योजना में क्या होगा कि 9th कक्षा की जो बच्चियां हैं, 8वीं पास करके जो आई है, उनको इस योजना का पात्र माना गया है। ठीक है, और पात्र वही होगी जिसकी जो घर से दूरी है स्कूल की वो 2 किलोमीटर से अधिक है और 5 किलोमीटर से कम है। अगर 5 से अधिक है तो ट्रांसफर बाउचर योजना लागू होगी। ठीक है, तो यहां पे 2 योजनाएं हैं। एक है साइकिल, अगर घर आपका 2 किलोमीटर से नजदीक है तो थाना पैदल ही आना है, कोई योजना है कौन? ए हटाइयो कौन है, हूं कालू की बात कर रहे हो, सुनो पूरी बात। अगर 2 किलोमीटर से अधिक दूरी है और 5 किलोमीटर तक है तो आपको मिलेगी साइकिल। अब ये तय कौन करेगा कि 5 किलोमीटर दूरी है? ये जो बच्चा है, जो फायदा लेने वाली बालिका है, उसके परिजनों की तरफ से फॉर्म भर के चीज वो दिया जाएगा पूरा ब्यौरा। उसको एसएमसी एसडीएमसी जो है, एसडीएमसी है, एसडीएमसी तय करेगा कि इसमें कितनी सत्यता है। फिर वो मुहर लगा लेंगे कि भाई ये इस योजना की पात्र है। वो कह दे कि ढोनी 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर ही कौन गए, ये ढोनी दे पड़ी गए। तो वो अपात्र। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो फिर ट्रांसफर बाउचर योजना के तहत उसको 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं। और 5 किलोमीटर से कम दूरी है या 5 किलोमीटर ही है तो फिर साइकिल दे दी जाती है। 8वीं तक की बच्चियों को अलाउ नहीं है, क्योंकि उस उम्र में वो साइकिल चलाना का नहीं है, क्योंकि लाइसेंस भी नहीं देते उस उम्र में। तो ठीक है, हाँ। अब अगर वो बहन की साइकिल अगर भाई चलाता है तो पुलिस ने अधिकार दी उड़ोगी झूठ ठोको जेते देखे। बस ये प्रावधान की कमी है, बस एक और प्रावधान होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी भाई साइकिल चला रहा है
उसको पूछना ही नहीं है बस। हाँ? लिखो साइकिल वितरण योजना, परिचय लिखो। इसका आरंभ 2007-8 में किया गया। थाने याद करो इसको, नहीं साल याद इस नहीं करना अपने, कोई टेंशन लेना इस नहीं। पात्रता याद होगी तो ही घनी है, आप पात्र हो जाओ अपने काम को, मतलब बाकी मतलब कहीं कौन। हाँ 2007-8 बोलियो, हाँ 7-8 में प्रारंभ किया गया। हाँ अब लिखिए पात्रता, पात्रता लिखिए। राजकीय विद्यालयों में, अब देखो ये शब्द आया महत्वपूर्ण, इतनी देर आता था तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में फिर उसमें सब आ जाते हैं। जब शब्द आ जाए ना राजकीय विद्यालय, तो प्राइवेट वाले ये क्लेम नहीं कर सकते कि मानो साइकिल दो, साइकिल खाली गवर्नमेंट स्कूल में मिले, वो तो कलर भी पिछली बार भगुओं करा दियो तो। हाँ राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत ऐसी बालिकाएं, 9वीं में अध्ययनरत ऐसी बालिकाएं जिनका घर विद्यालय से छींक खादी में आने जरूरत कहीं को परीक्षा में आगे कोई यहाँ छींक भी खावे तो आहो तो की आवे, मतलब मोड उतरी उड़ा हम वे। उस समय क्या होता है आप लोगों को परीक्षा में सब चीजें सामान्य लगती है, कोई लारे रड़े पे करें तो जो ही कौन लारे। नहीं तो अभी तो बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे, क्या हो रहा है कि एग्जाम हॉल के अंदर इतना प्रेशर होता है, बस कौन ये सवाल सही हो जाए बस, बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है ना एकदम। परीक्षा डेट जैसे जैसे नजदीक आती है ना, वैसे वैसे बस अंदर से लगता है भगवान इन थोड़ी आगे ले जाओ इनको परीक्षा में। ये दवा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, सहन कर लेता है ना वो काम कर दे। देखो जिसकी बहुत बढ़िया तैयारी होती है ना, वो जब पेपर देने जाता है उसकी दिमाग में पता है क्या फीलिंग्स आती है, उसकी दिमाग में ये फीलिंग आती है कि जैसे मैं जाता था ना, तो मैं कभी भी ऐसे अंडर कॉन्फिडेंस नहीं जाता था, मैं हमेशा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, भले फेल हो जाए अलग बात है। एक फाटोड़ी नाइट पैंट पेरोड़ी, नाइट पैंट फाटोड़ी एकदम, पजामो पजामो कौन बेइज्जती हो जाए अंग्रेजी में, कौन नाइट पैंट, एक टी शर्ट पहना होगा, 2 पहना क्यों गाते उड़े टी शर्ट महीना। हाँ प्रवेश पत्र एक न एक, पहले आई कार्ड मांगते नहीं थे, बाद में आई कार्ड शुरू हो गए, और एक स्लीपर एक ही जो है, एक मतलब एक पग में कौन स्लीपर पहन के मैं एग्जाम सेंटर पे जाता था, एक पानी की बोतल कभी भूलता नहीं था, क्योंकि परीक्षा में प्यास लगती है स्टार्टिंग में। उस समय क्या एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता जब आप फटे कपड़ों में जाते हो तो थे, अगर यहाँ पोती उन भी पेरे जाओ तो और भी अच्छा कॉन्फिडेंस आए, लोग तो हम देखे ना मजा आ गया ठीक है। फिर ना उस भीड़ को देख के मेरे दिमाग में हमेशा बात रहती थी, सिलेक्शन तो ये म्याड़ जोड़ो है, लारे हैं खाली सरकार और रेवेन्यू बढ़ाना एवड़ा है। फिर एग्जाम हॉल में जब घुसते थे तब उससे पहले मुझे पता ये लगता था तैयारी के दौरान, देखते हैं इस बार कौन सा प्रश्न गलत होता है, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी होती है। तैयारी खराब होती तब लगता देखो हण के अपा को कई सवाल अपा हम सही हुए। जो बहुत अच्छा सैनिक होता है ना, जिसने बहुत बढ़िया तरीके से युद्ध अभ्यास किया हुआ होता है, वो ये सोच के जाता है कि देखते हैं कौन सा शत्रु इस बार बचता है मेरे से। और मूड जावे ना कोई रो तो जावे तो उसकी जाए, उसके दिमाग में क्या आएगा, देखते हैं कौन सा मेरे हाथों में आता है मरने के लिए। मरने के लिए आपके हाथ में कौन आएगा? इतना फर्क होता है प्रिपरेशन किए हुए में से, प्रिपरेशन नहीं किए हुए में से। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तैयारी के बल पे आता है। कॉन्फिडेंस मार्केट में मिल तो वैन तो गरीब आदमी को कॉन्फिडेंस वही कौन। इसलिए जितनी ठोस तैयारी होगी ना उतना ही अंदर से मजबूत होगा मामला। और न तो वो कपड़ों से आता है,
न वो आपके बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास तैयार विजाने में आवे, वो सिर्फ और सिर्फ आता है तो पढ़ाई से आता है। तो सिलेबस संग पांग देखा हुआ होता ना पूरा ही ढंग से, संग पांग सिर से लेके पांव तक। तो बात ही अलग है, नहीं तो नहीं असफलता की फहरिस्त में एक और असफलता जुड़ जाएगी, और क्या फर्क पड़ेगा। और उसके बावजूद मैं अगर फेल हो जाता तो वो कहता है कि मैं परीक्षा दी हो उस रिजल्ट को जेब में डाल दिया। जैसे ही पास होते थे उस समय मतलब यार मार्केट में ना बात उछाल देता कि मैं पास हो गया, लोगों लाग तो क्या खाली पास ही हो रहा है, ये फेल हो ही नहीं रहे, जबकि फेल घना ही हुआ। पर कई हो कहना ही कौन, असफलता का किसी को नहीं कहा, जे थे सफल होता हुई जगह खूब प्रचार कियो, जो लोग मार्केट को ये लगा कि ये लोग कितने होशियार है वास्तव में, हर परीक्षा में पास है मोटी, हर परीक्षा में, और महीन चार फेल होता, वो मैं कहता कौन। ये जितनी भी टॉपर्स है ना, इन सब की यही हालत है, ये बताते नहीं है, वो अलग बात है, मैं मार बता दिया करूं, हकीकत सिस्टम यही है, फेल सब होते हैं। आप लोग फेल हुए हैं तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है, स्वीकार करना चाहिए, फेल हुआ तो हुआ, हम क्या करूं, अपराध तो क्यों कौन हाँ, अब आप उसमें लिखो साइकिल वितरण योजना में हाँ, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत, एक मिनट मुझे वापस पढ़ने दे। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत ऐसी बालिका जिनका घर विद्यालय से न्यूनतम 2 किलोमीटर तथा अधिकतम 5 किलोमीटर की दूरी पर हो तथा अन्य किसी यातायात सुविधा का लाभ न मिल रहा हो, तथा अन्य किसी यातायात सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा हो, लाभ नहीं मिल रहा हो, लाभ नहीं मिल रहा हो, ऐसी बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएगी। ऐसी बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएगी। ठीक है, साइकिल वितरित की जाएगी। बस इसमें इतना ही है और कुछ है नहीं। साइकिल वितरण में सभी वर्गों की बालिकाएं एलिजिबल होगी, इसमें वर्ग का कुछ नहीं है। ठीक है, लिख सकते हो, इसमें सभी वर्गों की बालिकाएं लाभ ले सकती है। और एक अब देखो, इसमें हमने लिखा ना 5 किलोमीटर तक अगर घर है तो इसका फायदा मिलेगा। अगर घर 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो फिर साइकिल नहीं, फिर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी, बस वगैरह की। और इस व्यवस्था का जिम्मा भी एसडीएमसी और ग्राम पंचायत का होता है। ये दोनों मिलकर उनकी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे। बस आ रही है तो बस को देंगे कि भाई ये बच्चियाँ यहाँ से यहाँ आएगी, बस नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी है बस लगाने की भी। मतलब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था का पूरा दायित्व विद्यालय और ग्राम पंचायत का रहता है। ठीक है, अब इसमें 5 किलोमीटर से अधिक वालों के लिए, जो बच्चियों के लिए जो योजना बनाई गई वो है आपके ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना। बाउचर होता है आपके एक ऐसा पेज, बाउचर पेज बोलते हैं, जो आपके पैसे देता है, होते नहीं है बट वो मनी का काम करता है। जैसे चेक है, चेक पैसा तो नहीं है, पिघल गया या बारिश में भीग गया तो कोई नुकसान नहीं, दूसरा चेक बना देंगे। लेकिन अगर वो बैंक में जमा करते हैं तो वही चेक हमें पैसा दिला सकता है। बाउचर में क्या होता है, बाउचर खुद तो पैसा नहीं है, नियर टू मनी बोलते हैं उसको, नियर मनी बोलते हैं अर्थशास्त्र में, जो खुद पैसा तो नहीं है लेकिन पैसा कर सकता है। तो इसमें ऐसे बाउचर नाम दिया गया। इसमें बच्चियों को सीधा पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि ये पैसा ट्रांसपोर्टेशन सुविधा के लिए माना जाता है। ठीक है, और इस योजना की लाभार्थी जो है, वो पहले जब योजना शुरू हुई थी तो ये कहा गया था कि ये योजना आपके ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों के लिए, क्योंकि गांव में स्कूल जनरली दूर दूर होते हैं,
फिर क्या किया गया कि अगर 11th-12th की कोई बालिकाएं हैं और शहर में भी हैं, उनको अगर बढ़िया सब्जेक्ट नहीं मिला अपने पास की स्कूल में, और जो जहां उसको बढ़िया सब्जेक्ट मिल रहा है वो स्कूल थोड़ी दूर है, 5 किलोमीटर से ज़्यादा, तो वो भी अब इसकी जो ट्रांसफर बाउचर योजना है इसकी लाभार्थी हो सकती है। और 2017-18 में उन्होंने ये भी व्यवस्था कर दी कि 1ली से 8वीं की बालिकाएं जो है वो भी इसकी लाभार्थी हो सकती है। तो अब इस योजना में लगभग पीछे छोड़ा किसी को नहीं है। तो 1ली से आपके 12वीं तक की सब बच्चियों को धीरे धीरे इस ट्रांसफर बाउचर योजना में ले लिया गया है। बस फर्क इतना है कि 5वीं तक की बच्चियां हैं तो 10 रुपये देते हैं एक दिन के, 6ठी से 8वीं तक की जो बच्चियां हैं उनको देते हैं ये 15 रुपये, और 9वीं से 12वीं तक की बच्चियों को देते हैं 20 रुपये एक दिन के। संडे काउंट नहीं होगा, जितने वर्किंग डे हुए, जितने दिन लड़कियां स्कूल गई है उस हिसाब से उसको भुगतान किया जाता है। ठीक है। और अगर कोई अभिभावक मना कर दे कि भाई हमें नहीं लेना है इसका पैसा, तो उसको अभिभावक को लिख के देना पड़ेगा कि मैं इस योजना का फायदा नहीं लेना चाहता हूं, तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर वो लिख के देता है कि हमें फायदा लेना है, फॉर्म डालता है, तो फिर एसएमसी की बैठक में पूरे स्कूल की लिस्ट बनाई जाती है कि ट्रांसफर बाउचर योजना में कौन कौन सी बच्चियां लाभार्थी हो रही है, और उसके बाद उस लाभार्थियों को फायदा दिया जाता है। तो अब आप ये समझिए कि जो साइकिल वितरण योजना और ट्रांसफर बाउचर योजना, ये दोनों एक प्रकार से बहुत जुड़ी हुई योजनाएं हैं। ठीक है। बस इसमें एक बात ये भी है कि इन दोनों का एक साथ फायदा नहीं ले सकते। किसी ने साइकिल का फायदा ले लिया है तो उसको ट्रांसफर बाउचर का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। दोनों का एक साथ फायदा किसी भी सूरत में नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अब लिखिए, सबसे पहले परिचय लिखिए कि इसका आरंभ, हाँ अच्छा योजना नहीं को लिखियो नस्तक, हाँ लिखो, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण छोड़ो, ट्रांसफर बाउचर योजना, ट्रांसफर बाउचर योजना। ठीक है। ट्रांसफर बाउचर योजना। छोरा के मारता मैं तो फोकट रहे याद करो, मन तो फायदो ही कुमड़े यूरो, नौकरी लागी तो फायदो मिले ना। हाँ अब लिखिए इसमें, इसका आरंभ 2007-8 के शिक्षा वर्ष में किया गया। 2007-8 में किया गया। किया गया। अब पात्रता लिखिए। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 कि वे बालिकाएं जिनका घर विद्यालय से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो। पाँच किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हो। ठीक है। एक ये बिंदु, राजकीय विद्यालय में पढ़ना जरूरी है इस समय। ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरी पात्रता आप लिखोगे कि 11वीं-12वीं की ऐसी बालिकाएं जिनको गांव में
वांछित संकाय अथवा विषय न मिला हो, वांछित मतलब वो जो चाह रही थी वो, वांछित संकाय अथवा विषय न मिला हो, वांछित संकाय अथवा विषय मतलब किसी बच्ची को साइंस लेनी थी, अपने गांव में है नहीं, किसी को आर्ट्स में भी कि मेरे को इकोनॉमिक्स लेना था, वो है नहीं वहां पे। वांछित का मतलब वो जो चाहती है बच्ची, वो न मिलने की स्थिति में वो कहाँ जाएगी, और निकटवर्ती किसी शहरी क्षेत्र में जाएगी, तो वहां पे भी उसको इस योजना का पात्र माना जाएगा, भली वो शहर में जा रही हो। ठीक है, बात पूरी लिखो। 11वीं 12वीं की ऐसी बालिका है जिनको गांव में वांछित संकाय अथवा विषय न मिला हो, तो इस स्थिति में वह 5 किलोमीटर दूर किसी भी शहरी विद्यालय में भी अगर प्रवेश लेती है, 5 किलोमीटर दूर किसी भी शहरी विद्यालय में भी अगर प्रवेश लेती है, तो भी उसको पात्र माना जाएगा। ठीक है, और हाँ स्कूल गवर्नमेंट हो, देखो ये सब नियम सारे गवर्नमेंट स्कूल के अब सारे। तीसरा लिख लो, अब 6ठी से 8वीं की जो बालिकाएं हैं उनका अगर घर विद्यालय से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो वो भी इसकी पात्र होगी, क्योंकि उसको तो साइकिल मिलेगी नहीं। 9वीं 10वीं की बच्चियों को तो 5 किलोमीटर से कम घर दूर है तो साइकिल मिल जाती है, 8वीं तक की बच्चियों को साइकिल तो मिलेगी नहीं। तो इनको कहा गया कि अगर 2 किलोमीटर तक है तो पैदल आओ, 2 किलोमीटर से ज्यादा है तो आपको साइकिल नहीं देंगे बल्कि आपको ट्रांसफर वाउचर स्कीम के तहत पैसे दे देंगे। हैं? किसमें? हाँ, अगर 9th में अगर साइकिल मिल जाएगी तो उसके बाद उसको पैसे नहीं मिलेंगे। दो, हाँ 6ठी से 8वीं तक तो पैसे ही देते हैं और 9वीं के बाद में साइकिल दे देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि 8वीं तक की बच्चियां छोटी होती है, वो साइकिल चलाने की उम्र नहीं है उनकी। ठीक है, अब लिखिए तीसरा, पात्रता की तीसरी शर्त, 6ठी से 8वीं कक्षा की, 6ठी से 8वीं कक्षा की बालिकाएं जिनका घर विद्यालय से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो, और लास्ट लिख लो, 1ली से 5वीं तक की ऐसी बालिकाएं, 1ली से 5वीं तक की ऐसी बालिकाएं जिनका घर 1 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो, को योजना का पात्र माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1ली से 12वीं तक की ग्रामीण क्षेत्रों की सरकारी विद्यालयों की सभी बालिकाएं पात्र होगी, बस घर से दूरी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब लिखिए सहायता कितनी मिलेगी, पुरस्कार या सहायता लिख लो। सहायता राशि लिख लो। ठीक है, अब 3 कैटेगरी डाल दो, टेबल बना सकते हो आप, कैसे बना सकते हो, इधर लिख लो कक्षा। ठीक है, कक्षा में आपकी ऊपर लिख लो कक्षा 9वीं से 12वीं। ठीक है, और 6ठी से 8वीं कक्षा और 1ली से 5वीं कक्षा। ठीक है, राशि कितनी मिलेगी, यहाँ राशि डाल दो, राशि 20 रुपये मिलेगी प्रति कार्य दिवस। कार्य दिवस का मतलब जब भी स्कूल जाती है वो, इनको कितनी मिलेगी,
15 किलोमीटर, और इनको कितनी मिलेगी 10 रुपये प्रति दिवस। ठीक है, तालिका बना दो। प्रति किलोमीटर नहीं, हाँ ध्यान रखना, 20 रुपया हैंग करे। यहाँ तो प्रति किलोमीटर 20 रुपया गाड़ी वाले को लेन गाड़ी वाला भी मेरे हिसाब से 10-12 रुपये कुछ लेता है। मतलब मैं कभी गाड़ी की को नहीं ओढ़ो करीब जाओ। हाँ, तो 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को कितने देने पड़ते हैं, 20 रुपये प्रति कार्य दिवस दिए जाएंगे, और ये 15 और ये 10 रुपये। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पर, ये शुरू किया गया 2017-18 में, ध्यान रखना। ये लिख लेना कि 1ली से 8वीं तक की छात्राओं को 2017-18 में इस योजना में शामिल किया गया है। कक्षा 1ली से 8वीं तक की छात्राओं को 2017-18 में इस योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, ये बात होगी यहाँ पे। और एक लाइन और भी लिख लेना कि वो लिख लिया होगा मेरे हिसाब से कि साइकिल वितरण वाला फायदा नहीं लेना है। लिख लिया? नहीं लिखा, अब लिख लो, नोट करके डाल देना कि इस योजना का और साइकिल वितरण योजना का फायदा एक साथ नहीं लिया जा सकता। इस योजना का और साइकिल वितरण योजना का फायदा एक साथ नहीं लिया जा सकता। इसमें एक व्यवस्था ये भी की गई है, अगर सरकार की तरफ से राशि नहीं आई है ना, तो विद्यालय अपने स्तर पे राशि दें, लेकिन राशि देनी हर साल है, इनको रोकना नहीं है। नहीं, खुद को नहीं देते, ये इनके डीबीटी ट्रांसफर होते हैं, मतलब उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और वो अपने स्तर पे अपने आप ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है, इतना देख लेना, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। एक और योजना लिख लो, नन्ही कली योजना। बस टाइम हो गया, 5 मिनट पड़े हैं। नन्ही कली योजना में एक लाइन है, नन्ही कली जे, हाँ हेडिंग, नन्ही कली योजना। नन्ही कली मतलब 1 से 8वीं तक की बच्चियां, और ये योजना मदरसों के लिए है। मदरसों में जो 1 से 8वीं तक की बच्चियां पढ़ रही है उनको सहायता दी जाती है। मदरसों में मोमडन पढ़ते हैं मुसलमानों के बच्चियों को। ठीक है, तो लिखो, एक लाइन जो है अभी जो है कहीं होती। इसका आरंभ 2006-7 में किया गया, और खास बात यह कि केवल उदयपुर तक ही सीमित रखी गई है इस योजना को। अब इसमें राजकीय विद्यालय भी शामिल कर लिए गए। पहले तो केवल मदरसे ही थे, अब शायद 17-18 में राजकीय विद्यालय भी है। तो अपन यही बात लिखते हैं कि पात्रता में लिख लो कि राजकीय विद्यालयों तथा पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक की, कक्षा 1 से 8 तक की, कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को प्रतिवर्ष 1800 रुपये, कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को प्रतिवर्ष 1800 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, हाँ। अब 5 योजनाएं रही है, बस कल कर लेंगे उसको पूरी।